हे गाइस, हेलो, दिस इज एच ए ट्यूटर्स। और यार आज हम ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 4 लेके आ गए हैं। इसमें हम लोग जी के बारे में और थोड़ा डिटेल में हमने पिछले लेक्चर में देखा था। कुछ 2-3 पॉइंट्स रह गए थे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज मास और वेट भी देखेंगे, फ्री फॉल वगैरह, जितने टॉपिक्स कवर हो सकते हैं उतने कवर करेंगे। तो यार बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट पॉइंट जो है वो है जी। ठीक है जी, जी मतलब अपना कैपिटल जी नहीं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है जी, छोटा वाला जी। ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो पिछले बार हमने जी के बारे में क्या क्या सीखा था वो एक बार बता देता हूं। जी के बारे में हमने सीखा था, जी जो है ना अर्थ के सरफेस पर, चलो यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना यार, अर्थ के सरफेस पर, ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, ऑन अर्थ सरफेस जी की वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है, जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होती है? पोल्स पर होती है, जो कि कितनी होती है? 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट है, ये याद में रखना है। ओके जी, ओके। तो जी की मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू पोल्स पे नहीं है, इक्वेटर के साइड पे होती है, इक्वेटर पे, ठीक है। जी की सबसे छोटी वैल्यू अर्थ के सरफेस पर इक्वेटर पे होती है, जो कि होती है यार 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, ये वैल्यूज आपको याद में रखनी है। फिलिंग द ब्लैंक्स में कभी कभी ये सब पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये सब पूछा जाता है। ठीक है जी। और अगर हम बात करें कि अर्थ के आगे मतलब अर्थ से ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स पर जी की क्या वैल्यू होती है, तो यार क्या लिखेंगे? ऑन हाइट अबव द अर्थ सरफेस, ऑन हाइट अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो चीजें हवा में उड़ती है उनके लिए जी कैसा होता है? देखो पिछले लेक्चर में ही हमने देखा था कि यार जो चीजें ऊंचाई पे होती है, ऊपर हाइट वाले पे होती है ना, उनके लिए जी जो है ना वो छोटा होता है। अब वो कितना छोटा होता है वो उस हाइट पे डिपेंड करता है ना यार। ठीक है जी, हाइट पे डिपेंड करता है। मास मास तो अपना फिक्स ही है, तो यार ये हाइट पे डिपेंड करता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे जैसे जी का वैल्यू कम होते जाएगा। और इन्फिनाइट डिस्टेंस के लिए, मतलब बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से करोड़ों किलोमीटर दूर का एक स्टार ले लूं, तो उस पर जी की वैल्यू यार 0 हो जाती है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहां पर, फॉर इन्फिनाइट, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ठीक है, फॉर इन्फिनाइट डिस्टेंस जी इज इक्वल्स टू 0, ये ध्यान में रखना है। ओके जी। ऑन चलो यहां पर डीप इनसाइड अर्थ सरफेस, डीप इनसाइड अर्थ सरफेस पे मतलब अर्थ के सरफेस के डेप्थ पे, ठीक है, डेप्थ अर्थ के सरफेस को अगर हम नीचे नीचे डिग करते गए ना, तो डीप इनसाइड अर्थ सरफेस जी कैसा होता है? जी की वैल्यू छोटी होती है। अब ये क्यों छोटी होती है, इसका रीजन मैंने बताया था। देखो भले ही हमारा आर छोटा हो रहा है तो जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर हम नीचे जा रहे हैं, डीप जा रहे हैं, तो वो जो सरफेस होता है ना, कुछ सरफेस अर्थ का कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता मास के लिए, तो मास भी मेरा कम हो जाता है, उसकी वजह से जी भी मेरा कैसा है? छोटा हो जाता है। ठीक है जी। और यार अर्थ के सेंटर पर, ये अर्थ है ना, उसके सेंटर पर, ऑन सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑन सेंटर ऑफ द अर्थ जी का वैल्यू मेरा 0 हो जाता है। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये 3 बातें यार बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेनी है, नोट। ओके जी, ये 3 बातें आपको याद में रखनी है कि यार सरफेस पर मैक्सिमम पोल्स पर जी की वैल्यू रहती है, मिनिमम इक्वेटर पे रहती है, और अगर हाइट बढ़ती जाए तो जी का वैल्यू कम होगा। इन्फिनाइट डिस्टेंस के लिए जी 0 हो जाता है। डीप इनसाइड अर्थ मतलब अर्थ के डेप्थ पर जी का वैल्यू कम होता है और अर्थ के सेंटर पर 0 हो जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखने की है। ठीक है जी। और टेक्स्ट बुक में, हाँ ठीक है जी, एक और बात मैं बता देता हूं कि यार जो मून का ग्रेविटी होता है ना, ओके जी, मून्स ग्रेविटी, मून्स ग्रेविटी वो 1/6 होता है अर्थ ग्रेविटी के, अर्थ ग्रेविटी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मतलब अगर अर्थ पे कोई भी चीज, अगर फॉर एग्जांपल हम ले 60 केजी की है, मान लेते, ठीक है, अगर कोई भी चीज यार 60 केजी की है,
तो मून पे यार उसका जो ग्रेविटी लगेगा ना उस पर वो कम लगेगा। कितना कम लगेगा? 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी। अर्थ ग्रेविटी पे 60 kg हो रहा है, तो मून के ग्रेविटी पे 1/6, मतलब इसको 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 से, तो ये 6 से ये कैंसिल होके मून पे इसका वजन क्या हो जाएगा? 10 kg। इस तरह से एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, ठीक है ना यार। ये भी समझ लेना है कि मून्स की ग्रेविटी कैसी है? 1/6 अर्थ ग्रेविटी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स यार नोट डाउन कर लो। ओके जी, तो बिना किसी देरी के चलते अगले कॉन्सेप्ट पे, एक बार ठीक से नोट डाउन कर लेना। ओके जी, हे गाइस, सो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो होने वाला है मास और वेट के बीच में। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है जी, ये आज हम डिस्कस करेंगे। मास और वेट के बारे में जो आपका संकोच है वो आज दूर हो जाएगा। मैं आपको ठीक से बताऊंगा कि मास और वेट में क्या है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मास के बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मास जो है ना यार, मास मतलब एक पूरे ऑब्जेक्ट में जितना मैटर होता है उसका अमाउंट मास होता है। मैटर मतलब क्या, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ले लिया जी, उसमें छोटे 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 एटम्स होंगे। ओके जी, ये यार मैंने रैंडमली एक एटम्स बना दिए। ओके, इस एटम से मतलब ग्रुप ऑफ एटम से यार मैटर बनता है, ठीक है जी, और बहुत सारे मैटर। चलो ग्रुप ऑफ एटम्स पहले तो यार मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल जब कंबाइन होंगे तो एक मैटर बनेगा, और मैटर से ही यार ये पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। चलो इसको हम मॉलिक्यूल बता देते हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा ही होता है, मॉलिक्यूल दिखने में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है ना ये मैटर बनाएंगे। ओके, ये मैटर बनाएंगे और मैटर मिलकर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस तरह से होता है यार मास। ओके जी, तो मास कुछ नहीं है, बस मास अमाउंट ऑफ मैटर है जो एक ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होता है। हमने देखा अभी मैटर क्या है। तो मास का यार फर्स्ट पॉइंट में यहां पर लिख देता हूं, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मास इज अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है यार, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मास यार कुछ भी नहीं, बस मैटर है, मैटर की क्वांटिटी है मास। और यार अगर हम बात करें वेट की, तो वेट वो चीज है, वेट एक फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है, ठीक है जी। वेट मतलब जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है वो उसका वेट हो जाता है। वेट मतलब हमारा वजन नहीं होता, वजन मतलब मास होता है जी, ठीक है। वजन मतलब मास होता है। वेट एक फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ हमें उसकी ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक है यार। यहाँ पर मैं अर्थ ले लेता हूं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट जिस फोर्स से नीचे आएगा ना, मतलब जिस फोर्स से अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा ना, उसको वेट बोलते हैं यार, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, वेट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स थ्रू विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, थ्रू विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है यार। वेट कुछ नहीं है, बस हम जिस फोर्स से अर्थ मतलब अर्थ हमें जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है उस चीज को यार वेट बोलते हैं, ठीक है ना यार। तो सेकंड चीज यार मैं यहां पर लिख देता हूं, मास। मास की एक और चीज मैं बता देता हूं, मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास स्पीड है, टाइम है वगैरह, लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं होती, वो किधर भी चले जाती है, वो ऐसी क्वांटिटीज को यार स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है जी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर का यार जो है आपको डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, बस इतना ध्यान रखना है कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है बस। और अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड वगैरह सब कुछ, उसके पास स्पीड भी होगा और यार उसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो यार वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का भी डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके जी, थर्ड पॉइंट में मास के बारे में बता देता हूं, इसका एसआई यूनिट। अब सबसे पहले एसआई यूनिट का मतलब समझते हैं। एसआई यूनिट्स वो यूनिट होते हैं जो पूरे पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स भी बोला जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स भी बोला जाता है। तो यार
मास का एसआई यूनिट, ठीक है, मास का एसआई यूनिट लिख देता हूं यहां पर, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, किलोग्राम, ठीक है जी, केजी किलोग्राम। मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है यार, वो किलोग्राम होता है, ये भी याद में रखना है। और वेट के बारे में अगर मैं आपको तीसरा पॉइंट बोलूं तो वेट का जो सिस्टम इंटरनेशनल मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना, एसआई यूनिट ऑफ वेट, एसआई यूनिट ऑफ वेट वो यार न्यूटन होता है। वेट एक फोर्स है ना यार, वेट एक फोर्स है जिससे हम जिससे अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो वेट का भी यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट कितना है मेरा, न्यूटन है, ठीक है, वेट क्या है मेरा, न्यूटन है। इसको ब्रैकेट में, ठीक है, न्यूटन, न्यूटन मेरा फोर्स का यूनिट होता है। ओके जी। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें मास और वेट के बारे में, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, ध्यान से देखना। मास जो है वो पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, चाहे आप दूसरे प्लेनेट पर चले जाओ, चाहे आप इन्फिनाइट स्पेस कहीं पर भी चले जाओ, आपका मास कभी चेंज होगा नहीं, आपके पास जितना मैटर है उतना ही रहेगा। मेरे बॉडी में जितना मैटर है, अर्थ पे, मैं अर्थ पे रहूं या मून पे रहूं, वो सेम ही रहेगा, मास की क्वांटिटी कभी कम होगी नहीं, मास इज अ कांस्टेंट, मास हमेशा सेम रहेगा, ठीक है जी। यहां पर लिख भी देता हूं, मास इज सेम एवरीवेयर, मास इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, मास इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, ठीक है जी, ये समझाए। ओके। वेट के बारे में यार मैं फोर्थ पॉइंट आपको बता देता हूं कि यार वेट की वैल्यू बदलती है, वेट की वैल्यू जी के वैल्यू के साथ बदलती है, ठीक है जी। वेट का मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, वेट मेरा क्या है, ठीक है जी, वेट मेरा फोर्स है, वेट मेरा क्या है, फोर्स है, ठीक है ना यार, वेट मेरा फोर्स है। ओके जी, फोर्स का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहां पर हम एक्सेलरेशन की जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर करते हैं। और यार इसका फॉर्मूला होता है जी, क्या होता है, जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जहां पर जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, एम मेरा मास ऑफ अर्थ होता है, और अपॉन में आर स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ होता है, ठीक है जी, डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या जी का वैल्यू चेंज होता है, पोल्स पे जी का वैल्यू अलग होता है, इक्वेटर पे जी का वैल्यू अलग होता है, हाइट बढ़ेगी जी का वैल्यू बदलेगा, हम डेप्थ में जाएंगे जी का वैल्यू बदलेगा, तो जी का वैल्यू यार कांस्टेंट है नहीं। मास मेरा चलो कांस्टेंट है, लेकिन जी का वैल्यू तो है नहीं ना यार, मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब इनकी वैल्यू कैसी होगी, चेंज होगी। तो वेट यहां पर मैं लिख देता हूं, देयरफॉर वेट इज नॉट सिमिलर एवरीवेयर ऑन द अर्थ, वेट इज नॉट सिमिलर इन द यूनिवर्स, चलो वेट इज नॉट सिमिलर इन द यूनिवर्स लिख देते, सिमिलर इन द यूनिवर्स। ये बात यार एकदम ध्यान में रखनी है कि वेट कभी भी सेम नहीं होता है, चाहे आप अगर यहां से, चलो मैं इक्वेटर पे रहता हूं, आई विल कंसिडर दैट आई लिव ऑन ए इक्वेटर, ओके, तो इक्वेटर से अगर मैं पोल पर गया ना, मेरा वेट चेंज हो जाएगा। और वेट अगर मैं वैसे ही मून पे गया तो मून पर भी मेरा वेट कैसे चेंज हो जाएगा। पिछला मैंने आपको एग्जांपल बताया वो केजी में, एक्चुअली वो ठीक है जी, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। वेट का मेरा यार क्या किधर ऐसा यूनिट मेरा न्यूटन होता है। यहाँ पर अगर मैं 60 न्यूटन वेट करता हूँ, ठीक है, तो मून पर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन, इस तरह से 1/6 है ना ग्रेविटी, तो इस तरह से वेट मेरा चेंज होता है। तो फिर से एक बार रिकैप में दे देता हूँ, मास मतलब जितना अमाउंट बॉडी में प्रेजेंट है, जितना मैटर, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर जितना बॉडी में प्रेजेंट है वो अपना मास है। वेट मतलब वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है। ओके, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये भी याद हो गया। मास का स्टैंडर्ड यूनिट केजी है, किलोग्राम, वेट का स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन है, एन, ठीक है, एन न्यूटन है। मास इज सेम एवरीवेयर, मास हर जगह सेम है, वेट हर जगह सेम नहीं होता, उसका रीजन भी मैंने बताया, वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी। यहां पर ये ऑब्जेक्ट का मास है, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू फिक्स होती नहीं, उसकी वजह से वेट इज नॉट सिमिलर इन द यूनिवर्स, वो बदलते रहता है। ओके जी, तो मास और वेट के बारे में आई होप आपको अच्छी जानकारी हो गई होगी।
तो बिना किसी देरी के चलिए अगले कंसेप्ट पे, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। हे गाइस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्री फॉल। ठीक है जी, मैं यहां पर लिख देता हूं फ्री फॉल। फ्री फॉल ये पूरे चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको बिल्कुल ध्यान देकर पढ़ना है। फ्री फॉल मतलब होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां से ये मार्कर ड्रॉप किया, ये नीचे गिर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा हो, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिस पर सिर्फ ग्रेविटी ही काम करती है, उस ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉलिंग बोला जाता है। कोई भी फोर्स नहीं, बोयांट फोर्स नहीं, कोई भी नहीं, हम बोले यार जो एयर प्रेशर होता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर उस ऑब्जेक्ट पर काम करे और वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरे, उसको यार फ्रीली फॉलिंग बोलते हैं। ऊपर से नीचे गिरे या फिर कोई भी मूवमेंट करे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से, उसको फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मैं यहां पर यार इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। द ऑब्जेक्ट, ठीक है, द ऑब्जेक्ट मूविंग in the influence of gravity, the object moving in the influence of gravity alone, मतलब सिर्फ ग्रेविटी के ही इन्फ्लुएंस में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, then the object is said to be, then the, ठीक है, the object moving in the influence of gravity alone, ठीक है, is said to be freely falling, is said to be freely falling, ओके। फ्री फॉल के बारे में आपके टेक्स्ट बुक में बड़ा बड़ा पैराग्राफ दिया गया है, एक बार उसको बस रीड कर लेना है। लेकिन फ्री फॉल एक बहुत ही मतलब छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री फॉल मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से मूव करता है, उसको फ्रीली फॉलिंग बोलते हैं। ओके, डन। फ्री फॉल के लिए यहां पर कुछ नोटेशंस होती है, मैं वो बता देता हूँ, ओके। फ्री फॉल की जो इक्वेशंस मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके पहले उस इक्वेशंस को देखते थे। एस यहां पर जो भी मतलब फॉर्मूला में एस होगा ना यार, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, दो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस, ओके। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ खड़ा हूं वहां से यहाँ, ठीक है, लेकिन दो पॉइंट, दो एकदम एग्जैक्ट कांस्टेंट पॉइंट के बीच में अगर जो डिस्टेंस होता है, उस चीज को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है जी, मैं रूम में खड़ा हूँ, और यार वो सामने वाला कोई भी मंदिर होगा या कोई भी घर होगा, तो वहां से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, उस चीज को मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। तो एस यार मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। u मतलब मेरा इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग में मेरा स्पीड क्या है वो, ओके। v मेरा फाइनल वेलोसिटी, मेरा आखिरी वेलोसिटी क्या था, लास्ट वेलोसिटी, ठीक है। नॉर्मल मतलब जब फाइनल वेलोसिटी मतलब मैं एक स्पीड, कांस्टेंट स्पीड पकड़ लेता हूं ना, उस चीज को यार फाइनल वेलोसिटी बोला जाएगा, ओके। a मतलब एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी या फिर स्पीड। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कार है, ठीक है, रोल्स रॉयस हम कंसिडर कर लेते हैं। रोल्स रॉयस, कोई जिसको भी नहीं पता है सर्च कर लो। रोल्स रॉयस जो है ना दुनिया की सबसे लग्जरी कार है। लेकिन यार मैं यहाँ पर जो है ऐड करने नहीं आया, मैं बस एक कार कंसिडरेशन में ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर एक रोल्स रॉयस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और अगर हम उसे एक्सेलरेट कर दे और एक्सेलरेशन करके वो अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी ना, तो यार वो उसका एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब उसकी स्पीड चेंज कर देंगे हम लोग। वो यार 30 पे थी, 30 से यार हम उसको 40 पे भेज देंगे, इस तरह से एक्सेलरेट कर देंगे उस कार को, ओके। तो इसको यार एक्सेलरेशन बोलते हैं। जी मतलब मेरा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर हमने एक रोल्स रॉयस कार का एग्जांपल लिया, ओके, रोल्स रॉयस कार में एक्सेलरेशन करने के लिए आपको क्या दबाना पड़ता है, देखो होता है ना, क्लच होता है, ब्रेक होता है, और फिर क्या आता है यार, एक्सेलरेटर, ठीक है। एक्सेलरेटर दबाओगे तभी एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जी मेरा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से होने वाला एक्सेलरेशन। देखो ये मार्कर है, नीचे गिरते गिरते इसकी स्पीड बढ़ेगी, चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो ये किसकी वजह से हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है जी, ओके, वाह वाह, हो गया, डन। ये नोटेशंस यार आपको याद रखने हैं, ठीक है ना यार, ये वाले नोटेशंस। चलो एक और भी है, टी मेरा यहाँ पर टाइम है। टाइम तो सबको पता है, समय, वक्त का खेल है, ठीक है। ये सारे नोटेशंस आपको याद कर लेने हैं, और फ्री फॉल का भी डेफिनेशन याद रखना है।
फ्री फॉल के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट का u यार जीरो होता है। u मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी। फ्री फॉल यार मतलब जनरली अगर हम फ्री फॉल कंसिडर करें तो यार ये सिर्फ वैक्यूम में पॉसिबल होता है। वैक्यूम में कोई भी फोर्स होता नहीं है, वैक्यूम में कोई भी फोर्स नहीं होता, लेकिन सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम एक रूम बनाए जिसमें वैक्यूम है और उधर से एक जो है ना कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे ना, तो वो सिर्फ फ्रीली फॉल होगा। क्यों? ग्रेविटी की वजह से। ठीक है जी। एक वैक्यूम भरे, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। एक वैक्यूम भरे रूम में अगर मैं एक क्या बोलेंगे, फेदर होता है ना, फेदर ड्रॉप कर लो और एक स्टोन ड्रॉप कर लो ना, वो दोनों सेम टाइम पर नीचे गिरेंगे। एक ही होता है फ्री फॉल की वजह से। फ्री फॉल सिर्फ वैक्यूम वाले रूम में ही पॉसिबल होता है। बाकी यार ऐसे नॉर्मली हम फ्री फॉल पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे फोर्स उस चीज पर एक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वैक्यूम हो तो मास कुछ भी काम का नहीं रहता। फेदर हो, कोई भी लाइट चीज हो, कोई भी भारी चीज हो, वो एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे सिर्फ फ्री फॉल की वजह से, ठीक है। तो ऊपर से नीचे अगर हम कंसीडर करें, देखो ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे यहां पर, ओके, मैं अगर इसको ऊपर फेंक रहा हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, ऊपर फेंकने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसका जो स्पीड है ना वो जीरो हो जाएगा। स्टार्टिंग स्पीड जीरो हो जाएगा ना यहाँ पर, फिर स्टार्ट करेगा और नीचे नीचे गिरना, तो यू यार मेरा जीरो हो जाएगा। डन, ओके। ए मेरा क्या हो जाता है? ए मेरा जी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यार हमको ग्रेविटी का एक्सेलरेशन देखना है। यहाँ पर कोई बटन बिटन है नहीं एक्सेलरेट करने के लिए, ग्रेविटी है तो जी ले लेंगे, बस खत्म। ठीक है, ये समझाए? ओके। अब मेरी बात सुनना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उसका स्पीड कम होगा ना, स्पीड कम होते होते एक टाइम पर वो जीरो हो जाएगा ऊपर जाते जाते। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? निगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ेगा, निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड कम होगा, और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं एक बार ठीक है ये लिख देता हूं, ओके ना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब जो है स्पीड विल इंक्रीज, ओके, स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड विल इंक्रीज, ओके जी। निगेटिव एक्सेलरेशन, स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल डिक्रीज, ओके। और अगर हम जीरो एक्सेलरेशन की बात करें, जीरो एक्सेलरेशन, स्पीड विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। कोई कोई स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं ना, निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब उनको लगता है कि कोई भी चीज रिवर्स में चालू हो जाएगी, मतलब रिवर्स में यार जीरो के नीचे उसकी स्पीड चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब उसका जो स्पीड है वो कम होगा, ओके, कम कम होते होते एक पॉइंट पर वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। वो अपने पर है हम कितना निगेटिव एक्सेलरेशन करते। लेकिन यार अगर बात हो रही है फ्री फॉल की, तो यार यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन ऊपर जाते वक्त होगा और पॉजिटिव एक्सेलरेशन नीचे आते वक्त होगा, और एक पॉइंट पर वो यार यू मेरा जीरो हो जाएगा, ए मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, ओके जी। तो यार कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है ना, उसके लिए एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? एक्सेलरेशन तो मेरा जी है, जी मेरा निगेटिव हो जाएगा ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें यार ध्यान में रखनी, मैं एक बार रिकैप दे देता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हिलता है उसे फ्रीली फॉलिंग बोलते हैं, इसको यार फ्री फॉल बोला जाता है। एस जो इक्वेशंस में अभी पढ़ाऊंगा उसमें एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यू मतलब स्टार्टिंग वाली स्पीड, वी मतलब आखिरी वाली स्पीड, ए मतलब एक्सेलरेशन, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी मतलब टाइम। और फ्री फॉल में जो इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी जो है जीरो होती है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन मतलब हम जी को कंसीडर करते हैं, ओके। और यार ये एक्सेलरेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स भी याद रखने। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है ना उस पर निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो यार इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस जी ले लिया सिर्फ वो ऑब्जेक्ट्स के लिए जो ऊपर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक टेनिस बॉल है, ओके, ये ऊपर 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 जा रही है तो उस पर निगेटिव जी लगेगा, उसकी स्पीड कम होती जाएगी, एक पॉइंट पर जीरो होगी, ओके। ये पॉइंट मान लेते हैं, इस पर वेलोसिटी कैसी हो गई? जीरो हो गई। फिर यहाँ पर नीचे ऐसे 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 गिरेगा तो जी कैसा हो जाएगा? प्लस, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा ना, स्पीड बढ़ रही है इसकी वजह से, ठीक है। तो यही था यार फ्री फॉल के बारे में, ओके जी। आई होप आपको ठीक से समझाओ। तो चलिए फ्री फॉल को थोड़ा मैथमेटिक की मदद से और डिटेल में सीखते, तो चलिए अगले कंसेप्ट पर, यह भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ओके जी। सो गाइस अभी मैथमेटिक की मदद से भी फ्री फॉल को सीखेंगे, ठीक है। मैथ्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, साइंस सब्जेक्ट की जो रानी है वो मैथ्स होती है। मैथ्स के बिना फिजिक्स मतलब हम बोलेंगे ना यार,
पानी के बिना आदमी, उस तरह से यार मैथ्स के बगैर फिजिक्स एकदम अधूरी है। तो यार चलिए मैथ्स के टर्म में भी थोड़ा सा फिजिक्स को सीखा जाए। तो यार फ्री फॉल ये हमारा टॉपिक होने वाला है। ओके जी, फ्री फॉल कैलकुलेट करने के यार मैं 3 इक्वेशंस दूंगा, वो इक्वेशंस भी आपको ध्यान में रखने हैं। ध्यान मतलब डायरेक्ट लर्न कर लेने भैया, प्रैक्टिस कर करके लर्न कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में इसी मतलब ग्रेविटेशन के अगर न्यूमेरिकल्स आए ना तो मैं 80% गारंटी दूंगा यार इसी टॉपिक से आते हैं, ठीक है। तो फ्री फॉल के जो इक्वेशंस है उनको समझने से पहले हमें न्यूटन के 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस न्यूटन के क्या है देखो। फर्स्ट वाली हमारी है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है जी। ये छोटे छोटे टर्म मैंने अभी आपको नोटेशन करके बताया। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये टाइम। ये अपनी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालने की इक्वेशन न्यूटन ने हमको दी थी, न्यूटन भैया ने, बदमाश न्यूटन ने, ठीक है। सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन जो है हमारी वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, यहाँ पर v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन यार ये फर्दर बहुत काम की, 11th-12th में अगर ग्रेविटेशन सीखोगे, फोर्स सीखोगे, ये बड़ी काम में आती है, ठीक है। तो यार न्यूटन की जो लास्ट इक्वेशन है, थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, वो होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। यू यहाँ पर एस मेरा डिस्प्लेसमेंट है, यू मेरे इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम है, एक्सेलरेशन है, टाइम का स्क्वायर है। ओके, ये ध्यान में रखने का। ये सारी इक्वेशन को मैंने डिटेल में लेक्चर 1 में पढ़ाया हुआ है, जिसने भी नहीं देखा जाओ देखो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। सो इन इक्वेशन की मदद से हम लोग फ्री फॉल की इक्वेशंस को निकालने वाले हैं। अब देखना, अभी मैंने आपको बताया था फ्री फॉल के लिए यू मेरा क्या होता है, 0 हो जाता है कि नहीं, और ए मेरा क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस फॉर्मूला में अगर मैं ये वाली वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दूं तो यार ये वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू, u मेरा 0 है, 0 को कभी प्लस में लिखने की जरूरत है नहीं है यार, तो डायरेक्टली at लिख दूंगा। a मेरा क्या है, g, तो v इक्वल्स टू gt। ये अपना एक फॉर्मूला है। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ऑब्जेक्ट की जो फ्रीली फॉल हो रहा है, तो g का वैल्यू दिया होगा आपको, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, टाइम भी आपको गिवन होगा, ठीक है। इन तीनों चीजों में से कोई भी 2 चीजें गिवन होंगी, आपको तीसरी चीज निकालनी है इधर उधर करके। ओके डन। अब आते हैं सेकेंड वाली पर। यहां पर मैं लिख देता हूं यू अपना फ्री फॉल में 0 है, ए मतलब मेरा g होता है, ठीक है जी। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 इंटू 0 मतलब मेरा 0 आने वाला है, 0 को लिखने की जरूरत है नहीं, तो 2as, 2 a की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, g। ये हो गया अपना फॉर्मूला, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी निकालने का एक और फॉर्मूला भी है, ये वाला, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू जी इंटू एस। जी मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस मेरा डिस्प्लेसमेंट। डन। कोई कोई लोग यार इसे ऐसे भी लिख देते हैं, मतलब इन 3 चीजें ना, 3 में से आपको कोई भी 2 गिवन होगी, आपको तीसरी वाली निकालनी है। कोई कोई लोग यार इसे ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। ओके, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, ये भी वैलिड है, क्योंकि यार ये वाला स्क्वायर उधर जाके रूट ही बनने वाला है, तो यार इससे भी आप लोग देख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। आते हैं थर्ड इक्वेशन में। ये बड़ी खास इक्वेशन होती है क्योंकि मैक्सिमम टाइम इसी से ही क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। जो भी पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको जाके आप चेक करो, या इसी टॉपिक से ग्रेविटेशन में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, यही फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्या है, यू मेरा 0 है, ए मेरा g है, डन। तो s मेरा डिस्प्लेसमेंट है, u यार मेरा 0 है, 0 से अगर आप कोई भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो वो मेरे को 0 ही देने वाला है, तो 0 इंटू टाइम करोगे तो 0 ही होगा, 0 को लिखने की जरूरत है नहीं, तो हाफ लिख देंगे, हाफ इंटू एक्सेलरेशन को यार g लिख देंगे, और यहाँ पर टी स्क्वायर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यार मैंने यहाँ पर डिराइव कर दिया कि यार डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हाफ इंटू जी का वैल्यू दिया रहेगा, टाइम भी दिया रहेगा, ठीक है, टाइम का स्क्वायर लेने का है बस। इसमें भी 1 2 3 में से आपको 2 वैल्यूज दी गई होगी, तीसरी वाली आपको फाइंड करना है इधर उधर करके, ठीक है जी। तो यार यही था जो फ्री फॉल के बारे में, मैथ्स इसमें थोड़ा सा मैंने इन्वॉल्व कर दिया। ओके, ये आपके टेक्स्ट बुक में दी गई 3 इक्वेशंस है, ये 2 है, सेम ही है, ठीक है जी। तो इन इक्वेशंस को यार आपको ये ऊपर वाली बस याद रखनी है, ठीक है। u मेरा 0 है, a इक्वल्स टू g है, ये भी आपको ध्यान में रखने का, ये आपको यार एकदम मन में फिट कर लेनी है, ये 4 इक्वेशंस, 3 ही है मतलब, ओके, ये 3 इक्वेशंस यार आपको मन में फिट कर लेनी है। इसको मैं नाम भी दे देता हूँ, ठीक है, ये तो एक ही चीज है ना। ओके ओके, ये तीनों इक्वेशंस यार मन में एकदम बिठा लेनी है। तो
इसी के साथ यार फ्री फॉल आज हमारा खत्म होता है, इसी के साथ आज का लेक्चर भी यार एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर शायद से हम जो लास्ट के 2-3 टॉपिक्स बचे वो भी कवर कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स पे एक सेपरेट लेक्चर बनेगा, डू यू नो वाले बॉक्सेस पे भी एक सेपरेट लेक्चर बनेगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। फ्री फॉल का टॉपिक यार आपको इसके नोट्स बनाने हैं, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है, नोट इट डाउन। ओके, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। तो इसको भी आपको नोट डाउन करना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है जी। तब तक के लिए एक बड़ी सी मुस्कान के साथ यार अलविदा कहता हूं। तब तक के लिए बाय बाय।